हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी की जो बुक्स है लक्ष्मीकांत, उसका चैप्टर 1 आप पहले से भी रीड कर सकते हैं या फिर यहाँ से पढ़ने के बाद भी एक बार आपको रीड करना पड़ेगा फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए आपको पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि कैसे वो इवॉल्व हुआ। तो उसको दो पार्ट में बुक में डिवाइड किया गया है, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। जैसा कि सबको पता है 1857 में सिपाही मुटनी यानी इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी। तो उससे पहले जो रूल था वो था कंपनी रूल। वो फ्रॉम 1773 टू 1858 उसके अंडर में जितने भी रूल्स आए वो सारे हम पढ़ेंगे। दैट वाज हेल्पफुल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग। एंड देन 1857 के बाद सिपाही मुटनी के बाद जब क्राउन रूल आया 1858 टू 1947 टिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा हमको पता है कि 1774 में इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी आफ्टर द बक्सर बंगाल के बक्सर वॉर के बाद, और ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिले थे ऑफ बंगाल उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के, बिहार बंगाल एंड उड़ीसा। तो यहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस देख लेते हैं कि 1600 जो एडी है हमारा, 1600 एडी अराइवल ऑफ ब्रिटिश एज ट्रेडर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर लेकर आई थी कि देन वी आर द एक्सक्लूसिव कंपनी फ्रॉम द इंग्लैंड टू ट्रेड इन इंडिया। तो वो इंग्लैंड से इंडिया में वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए 1600 में आए। देन 1765 उनको दीवानी राइट्स मिले आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और उसके बाद से लगभग लगभग हर 10 साल बाद या 20 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट आते रहे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए 1781 में एक और एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बेसिकली वो पुराने जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए आया। उसके बाद फिर से कुछ करेक्शन करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। देन 1813 में 1773 के लगभग 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 ये 83 93 लगभग 30 साल के आसपास, 30 40 साल के आसपास ये चार्टर एक्ट आया। देन उसके 20 साल के बाद फिर से एक और चार्टर एक्ट, और फिर 20 साल के बाद एक और चार्टर एक्ट, और फिर 1857 में रिवॉल्ट। और 1858 से जो भी एक्ट आए उनका नाम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देन 1861, 1892, 1909, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा हो तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। फ्रॉम दिस द मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1932 कम्युनल अवार्ड जो फॉर द सप्रेस्ड क्लासेस के लिए मिला था। फॉर दिस द गांधी जी did the Amran Anshan and then Pune Pact did. 1935 Government of India Act and then 1947 Independence of India Act. So 1858 to 1947 all the acts called Crown Rule, and from 1773 to 1857 all the rule was the company rule. ठीक है, so next we will proceed for the कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल। तो हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो देखते हैं कंपनी रूल के इम्पोर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे, तो जो कि आपके बुक में भी मेंशन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हुआ क्या। तो सबसे पहले जो तीन जगह पर ये गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को थोड़े से मद्रास और बॉम्बे के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर दी गई और उनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि अब गवर्नर ऑफ बंगाल ना कह के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके अंडर में यानी कि उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, जैसे कि इसमें भी लिखा है कि वो उनके सबऑर्डिनेट बन गए। तो यहाँ से शुरुआत होती है
सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को एक जगह करना, पावर को डिसेंट्रलाइज ना करके ज्यादा से ज्यादा पावर एक जगह रखना और नीचे लोग उसको फॉलो करेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तरफ को पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका काम क्या था? रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो है इंडिया के, उन सब के बारे में रिपोर्ट बनाना। ठीक है। 1774 में पहला, इसी एक्ट के बाद ही इस पहला सुप्रीम कोर्ट भी स्टेब्लिश हुआ इंडिया में। और कहाँ पर? फोर्ट विलियम। ठीक है। और अच्छा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने फिर? वॉरेन हेस्टिंग। और पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन थी? सर एलेजा एम्फ्रे। ठीक है। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हुआ, and governor of Bengal became the governor general. And who was the first governor general? Warren Hastings. And the governor of Madras and Bombay became the subordinate of the Bengal governor general. And the court of directors बनाए गए, जिनका काम था रिपोर्ट लिखना regarding the revenue, civil and military affairs. And from where they get the report? From governor general of Bengal. ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि डुअल सिस्टम आ गया। अब डुअल सिस्टम क्यों? देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिनको कौन रिपोर्ट कर रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा अब क्या किया ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, अब दो कर दिए। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो रहेंगे ही, साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कर दिया, BOC। क्यों? क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस को करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखा, और पॉलिटिकल फंक्शंस करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पॉलिटिकल फंक्शन करने के लिए अलग बॉडी बना दी और कमर्शियल फंक्शन करने के लिए अलग बॉडी बना दी। तो इसीलिए इसका नाम डुअल सिस्टम बोला। ठीक है। कंपनी की टेरिटरीज, अब कंपनी की टेरिटरी नहीं बोलते थे इंडिया में। पहले ये होता था कि हाँ, ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसकी टेरिटरी नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी की जगह अब ऐसे लिखे जाने लगा, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है। अब कहीं पे भी अगर लिखते थे तो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया लिखे जाने लगे। उसके बाद BOC जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनके पास पावर थी कि ब्रिटिश, एक्चुअल में सुप्रीम पावर उन्हीं के पास थी जितने भी कंपनी के अफेयर्स होते थे उसको रिलेटेड। क्योंकि अब वो पॉलिटिकल फंक्शंस काम करना उनका था, यानी कि कंपनी अब अंडर आती थी BOC के, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही उनको डायरेक्ट करते थे, उनको बताते थे कि you are go what the policies you have to make and what are the functions you have to execute। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली याद रखो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन विच डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813, 1813 में चार्टर एक्ट आया। इन्होंने क्या किया इस टाइम पे? आते आते हुआ क्या था कि जो एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे आते आते बाकी जो कंपनीज थी ब्रिटेन में, वो भी चाहती थी कि इंडिया में वो ट्रेड करे, क्योंकि बाकी जगह उनका अच्छा नहीं चल रहा था। क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, एट दैट टाइम नेपोलियन वाज एक्सटेंडिंग दैट हिज टेरिटरी इन द यूरोप। तो यूरोप में उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, और बाकी जो ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, उनका वहां से उसने थोड़ा बहुत ब्रिटिश, मतलब उसको जो बिजनेस को भी इफेक्ट किया। अब वो वहां बिजनेस नहीं कर पा रही थी वो कंपनीज, तो दे वांट कि भैया इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है और सिर्फ एक ही कंपनी ब्रिटिश की काम कर रही है वहां पर, तो हमें भी परमिशन दी जाए, हम अपना बिजनेस वहां पे करें। क्योंकि इंडस्ट्रीज तो सबकी थी, माल सबका बन रहा था और कहीं ना कहीं उनको बेचना ही था। तो ऐसे में और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी लॉस में भी चल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है, क्यों नहीं इसकी जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको एंड करते हैं और बाकी सब प्लेयर्स को भी वहां पे मार्केट एक्सेस करने के लिए देते हैं। ठीक है। तो 1813 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन पूरी तरह से एंड नहीं किया, दो चीजें छोड़ दी उनके लिए, टी एंड ओपियम। ठीक है। टी और ओपियम को छोड़ दिया कि ठीक है, टी में तुम्हारी मोनोपोली है, ओपियम में भी तुम्हारी मोनोपोली है, लेकिन बाकी चीजों में, टेक्सटाइल में और स्पाइसेस में एंड अदर चीजों में और भी प्लेयर्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। फाइनेंशियल जो प्रोविजन थे
अच्छा हाँ, यहाँ पे अब ज्यादा कंपनियां आएंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयज भी चाहिए, और लेबर कहाँ से लेते थे वो? इंडिया से ही लेते थे। ठीक है, तो इस केसेस में इंडिया से अगर लेबर लेंगे तो उनको पढ़ाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा उनको, बाकी चीजें भी पढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या उन्होंने एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया। अब उन्होंने अपने फंड को एलोकेट करना शुरू कर दिया फॉर द एजुकेशन प्रमोशन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों, और उनके जो सिस्टम उन्होंने बनाया कंपनी में भी वो रिक्रूट कर सके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी लोगों की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा था और वहाँ पे लोगों की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो गया। हम्म इसके साथ साथ साइंस एंड लिटरेचर के प्रमोशन पे भी ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। 1813 में उनकी मोनोपोली खत्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम, और एजुकेशन एंड साइंस एंड लिटरेचर के प्रमोशन पे गौर किया गया। अब चार्टर एक्ट आया 1833। 1833, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। इसको क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम था ना, उसको अब बंगाल के गवर्नर जनरल ना कह के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगे। ठीक है, क्या बना दिया उनको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। और अच्छा, इस एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इसकी भी एक छोटी स्टोरी है, क्योंकि सेंट हेलेना एक्चुअली में एक आइलैंड है जिस पर इंग्लैंड ने अपना यू नो अपना अधिकार उस पे स्टेब्लिश कर लिया था, फ्रांस को हटा के। और उसके बाद ही यहाँ पे ये एक्ट आया 1833 में, तो इसलिए इसका नाम सेंट हेलेना एक्ट रखा। और कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे फाइनल स्टेप था। क्यों? क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो, पहले क्या था कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। लेकिन वो अपना अपना कुछ ना कुछ कानून बनाते थे, लेजिस्लेटिव पावर उनके पास थी। अब यहाँ पे पूरी तरह से जो लेजिस्लेटिव पावर है बॉम्बे और मद्रास की, वो हटा दी कि तुमको कोई भी कानून बनाने के अधिकार नहीं है। कानून जो बनाएगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा, और यू हैव टू फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो रिमूव कर दी गई, और अब उनको फॉलो करना है एज पर द लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस टाइम पर ये भी था कि जो कंपटीशन है सिविल सर्विसेज का, जो कि उस टाइम पे लंदन में होता था, कि उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसका अटेम्प्ट किया गया था कि इसको करें, लेकिन ये फेल्ड अटेम्प्ट था। यहाँ पे सोचा गया था बट हो नहीं पाया। उसके बाद एक लॉ कमीशन बनाई गई अंडर द लॉर्ड मैकोले, और उनसे कहा गया कि जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ कौन से, जैसे मैरिजेस को लेके, लैंड को लेके, और डिवोर्स को लेके, ये सारे जितने भी लॉज हैं उनको कोडिफाई करें, क्योंकि वो बहुत बिखरे हुए थे। हर रिलीजन का अपना अलग था, और हर रीजन का अलग था, रिलीजन का अलग था, कास्ट का भी अलग था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो एक लॉ कमीशन बनाई गई अंडर दी लॉर्ड मैकोले, एंड उनको ये काम दिया गया कि इंडियन लॉज को कोडिफाई करें, ताकि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ बन सके। एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि टी एंड ओपीएम की जो मोनोपोली है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बाकी सब चली गई थी। यहाँ पे वो भी उनसे ले ली गई। अब जो मोनोपोली थी उनकी चाइना के साथ ट्रेड करने की, वो, और टी में ट्रेड करने की, वो दोनों ही हटा दी। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, कंपनी रूल का ये आखिरी चार्टर है 1853। 1853 में आया। तो इसका काम क्या था? इसमें हुआ क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर थी गवर्नर जनरल काउंसिल काउंसिल की, वो अलग करी। अच्छा, गवर्नर जनरल जो है उसके पास अब दोनों पावर थी, लेजिस्लेटिव भी थी और एग्जीक्यूटिव थी। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो क्या किया? उसको अलग अलग किया कि तुम्हारा कानून बनाने का अलग करेंगे और एग्जीक्यूट उसको करने का अलग करेंगे, दोनों पावर्स को अलग करेंगे। ठीक है, इसलिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आ गए। अब देखो, पहले, अब हमारे इंडिया में अब क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट है लेजिस्लेशन बनाने के लिए, और एग्जीक्यूटिव अलग है। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव को अलग करके एक सिस्टम लेकर आना,
वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत यहाँ से हुई 1853 वाले एक्ट से, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अंडर द कंपनी रूल। ठीक है। और यहाँ पे सिविल सर्विसेज भी इंडिया के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ये अलाउड हो गया था। तो पिछले चार्टर में क्या हुआ था, वो अटेम्प्टेड था, दे वर फेल टू इंट्रोड्यूस, बट इस वाले में इन्होंने अलाउ कर दिया। एंड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। और देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है जैसे हमारी सेंटर पर जैसे पार्लियामेंट है ना, वैसे पार्लियामेंट जो है, ऐसे ही उस टाइम पे पार्लियामेंट को ना पार्लियामेंट कह के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो उसमें उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियन का रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड किया गया। तो यहाँ पे देखो इस 1853 में थोड़े प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स थे कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग करो गवर्नर जनरल का, एंड इंडियंस को अलाउड करना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड सिविल सर्विसेज टू बी डन इन इंडिया। तो ये कंपनी रूल के अंडर में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स थे। देन अब हम देखते हैं क्राउन रूल के अंडर में। तो जैसे कि मैंने बताया 1857 में सिपाही मुटनी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे 1857 में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच में। तो ये चैप्टर 1857 की क्रांति के बारे में आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में ये चैप्टर है, डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हम पॉलिटिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे सिर्फ। तो 1858 में जब एक्ट आया तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म ही कर दिया। अब बोला कि ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं है, अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है इंडिया। मतलब अब इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल इंडिया है, अब डायरेक्ट, पहले तो फुल पावर उसी के पास थी, वही सब कुछ कर रहा था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी अंडर थी उसके। लेकिन अब क्या है, एक एक वॉइस रॉय बनाया गया इंडिया में, एक वॉइस रॉय जिसको रिपोर्ट करेगा कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके अलावा एक स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था, ये बैठते थे लंदन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो था लंदन में। उनको कौन रिपोर्ट करेगा, इंडिया में बैठा हुआ वाइसरॉय। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे वाइसरॉय, सॉरी को रिपोर्ट करेगा वाइसरॉय, एंड देन वाइसरॉय रिपोर्ट करेगा एसओएस मीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में। और जो डुअल सिस्टम बनाए गए थे, डुअल सिस्टम आप याद कर सकते हैं, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनके अंडर में पॉलिटिकल पावर्स थी, एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनके अंडर में कमर्शियल पावर्स थी। वो डुअल सिस्टम हटा दिया कि अब डुअल सिस्टम नहीं होगा। और पहले वॉइसरॉय कौन बने लॉर्ड कैनिंग्स। ठीक है। पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट एक्ट आया 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बोले तो, अब देखो, अभी तक हम पहले क्या कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, जो भी पावर थी बॉम्बे मद्रास इधर उधर से जो सारी पावर एक तरफ कर रहे थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फाइनली बन गया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया कि नहीं, सारी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होनी चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो अब बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर थी और जो मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर थी वो वापस से दे दी। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब जैसे डिपार्टमेंट वाइज की, हेल्थ के लिए अलग और डिफेंस के लिए अलग, इस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। और वॉइस रॉय को आप एज अ कंपेयर कर सकते हो आज के प्रेसिडेंट से, और उनके पास एक ऑर्डिनेंस पावर थी कि अगर मान लो जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अलावा भी वो अपनी तरफ से भी कोई भी ऑर्डिनेंस लाके लॉ बना सकते थे। ठीक है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएगी, कहाँ कहाँ, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। देखो अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ कहाँ थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। लेकिन जैसे जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा था, और जितनी ज़्यादा वो टेरिटरीज एक्वायर्ड करे जा रहे थे, तो उनको और भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की ज़रूरत थी। तो वो कहाँ कहाँ बनाई गई, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। उसमें क्या हुआ, उसमें
अच्छा, ये सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, बेसिकली वो इंडियंस होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो उनके नंबर को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद उनके फंक्शंस, अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके फंक्शंस को भी इंक्रीज किया, मतलब वहां पे बजट को डिस्कस, पहले बजट डिस्कशन नहीं होता लेजिस्लेटिव काउंसिल में, होता ही नहीं था, चाहे भले ही उसमें ऑफिशियल मेंबर्स हो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर हो, वो कुछ डिस्कशन होता ही नहीं था। फिर वहां पे स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ बजट का डिस्कशन। कौन से एक्ट से स्टार्ट हुआ? 1892 से। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया? फिर से इसका साइज बढ़ाया गया, इंक्रीज द साइज ऑफ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स बढ़ाया गया, और यहाँ पे ओवरऑल साइज बढ़ाया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ मुस्लिम्स का। एंड इसके अलावा एंड्राज कुछ फंक्शंस और बढ़ाए गए, जैसे अभी पिछले एक्ट में क्या था कि बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, मानना ना मानना उनका काम है। लेकिन इस वाले में क्या है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो और रेजोल्यूशंस ला सकते हो बजट पे, ठीक है। इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियंस नहीं थे, इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउड किए गए, और पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें क्या हुआ? इसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोला गया? यहाँ पे डायरकी शुरू हुई। डायरकी मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिवाइड किया। सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना मतलब कि कुछ सब्जेक्ट रखे गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाली लिस्ट में, और कुछ सब्जेक्ट रखे गए रिजर्व सब्जेक्ट वाली लिस्ट में, ठीक है। और ये डायरकी इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल पर, प्रोविंसेस लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखा, कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व लिस्ट में रखा, और बाइकैमरलिज्म लेकर आए। बाइकैमरलिज्म का मतलब दो सभा, जैसे आज के टाइम में लोकसभा राज्यसभा है पार्लियामेंट में, तो बाइकैमरल सिस्टम है, तो दो हाउसेज होंगे सेंटर पे, और बाइकैमरलिज्म यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। तो कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में सबसे पहला डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। याद रखना कि स्टेट लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया दो में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, और सेंटर पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजी थे, मतलब कुछ ही गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। इसके अलावा देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि इन जहाँ पे भी मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पे मतलब मुस्लिम्स जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा ना कि पहले मुस्लिम ही एज अ मतलब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़ा हो सकता है, एंड मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। यानी कि वहां पे बाकी जैसे अगर कोई हिंदू सिख अलग माइनॉरिटीज रह रहे हैं तो उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, उनको खड़े होने का भी अधिकार नहीं है इलेक्शन में। तो कुछ वहां पे इन्होंने डिसाइड किया था कि इस जगह पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है। और 1919 यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इसी टाइप का सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम और भी रिलीजन के लिए अलाउड कर दिया, जैसे सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, एंड यूरोपियंस के लिए भी, तो उनको उनके लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। नेक्स्ट 1935 में जब एक्ट आया तो वहां पे क्या हुआ? एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनी। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन होंगे, क्या होगा इसमें? इसमें मतलब दोनों होंगे, प्रोविंसेस भी होंगे, प्रोविंसेस मतलब जो जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल है, और प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, ठीक है। तो प्रोविंसेस मतलब जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल है, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पे किंग मतलब प्रिंस का रूल जो था उस टाइम पे। तो उन दोनों को मिला के क्या बोला? ऑल इंडिया फेडरेशन। और तीन लिस्ट बनाई, एक फेडरल लिस्ट जैसे जो आज के टाइम में यूनियन लिस्ट कह सकते हो, प्रोविंशियल लिस्ट जैसे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो तीन लिस्ट बनाई सब्जेक्ट्स की, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और उन्होंने एबोलिश किया डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। देखो हमने प्रोविंशियल लेवल पे देखा था कि डायरकी थी कि सब्जेक्ट्स को, कि मान लो हेल्थ और पॉवर्टी और इस तरीके के इश्यूज देखे जाएंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट में, और कुछ सब्जेक्ट होंगे रिजर्व से, जैसे डिफेंस एंड
मिलिट्री, इस तरीके के रूल होंगे रिजर्व सब्जेक्ट में। तो वो जो प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी थी, अगले एक्ट में ये चीज हटा दी और उसको लेकर आए सेंट्रल लेवल पे। तो डायरकी प्रोविंशियल लेवल से हटाकर कहाँ कर दी, सेंट्रल लेवल पे कर दी। ठीक है। और बाइकैमरलिज्म अभी तक तो कहाँ पे था हमारा, सेंट्रल लेवल पे था, उसको प्रोविंशियल लेवल पर भी लेकर आ गए। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है अभी तक तो कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे था। कहाँ, जैसे मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस वगैरह। अभी क्या कर दिया, कास्ट पे भी कर दिया, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी, वुमेन वुमेन के लिए भी, लेबर के लिए भी, इन सब के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और इस टाइम पे आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट बनाई गई। ठीक है। तो लास्ट देख लेते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, यहाँ पे आपको पता है एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का एंड हुआ। और जो वॉइस रॉय बनाए गए थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे, वो सब ऑफिस को एबॉलिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बनी, जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन, अच्छा प्रिंसली स्टेट जो थे जहाँ पे राजाओं का शासन था, उनके पास फ्रीडम थी कि वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर ले, चाहे वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, कोई सा भी मन नहीं ज्वाइन करे। तो ऐसा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लिखा था। क्या लिखा था कि ब्रिटिश रूल का एंड है एंड द वाइसरॉय ऑफिस एंड द एसओएस ऑफिस विल बी अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है फ्रेम करेगी, अडॉप्ट करेगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज के डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड द प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस थी कि इधर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्ट्स कम्स अंडर द क्राउन रूल। एंड दीज, इस देखो लास्ट तक आते आते क्या हुआ, देखो बाइकैमरल सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है। और डायरकी सिस्टम जो था प्रोविंशियल लेवल पे वो हटा, सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ। और तीन टाइप की लिस्ट, जैसे फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, और कम्युनल अवार्ड्स वगैरह ये सब मिले हुए थे। तो सेपरेट, अच्छा 1947 से पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ये सब चीज़ें दी नहीं, रिजर्वेशन वगैरह था। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। एंड हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड, क्या प्रोसेस था, उसमें कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या काम किया, उसमें उसके अंडर में क्या क्या कमिटीज बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी और स्टेट कमिटीज एट्सेट्रा, ये सब हम पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया हो, जिसको मैंने दो पार्ट्स में पढ़ा है, कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। And you'll revise from the chapter 1 of the Lakshmikant. Thank you.